नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया के आज के अंक में अर्थात विक्रम संवत 2078 पौष शुक्ल 10वीं कुल मिलाकर बुधवार 12 जनवरी 2022 के इस अंक के अंदर आपका कड़कड़ाती सर्दी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और शुरुआत हालांकि राजनीतिक उठापटक बेशक सर्दी, लेकिन सर्दी में राजनीतिक सरगर्मी और गर्मी हर तरीके से, हर तरफ सियासत का पारा गर्म। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शकुनियों के संदर्भ में मैंने जो चर्चा की, मैं तकनीकी रूप से थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, अभी हो जाऊंगा उस विषय के अंदर भी। आपको निकाल पाने में थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन तब तक शकुनियों के एक प्यादे की, मैं स्पष्ट कर दूं, इसको शकुनियों में इसको नहीं गिन लेना चाहिए इस व्यक्ति को, लेकिन एक प्यादे की एक रिकॉर्डिंग आपको मैं सुनवाना चाह रहा हूँ। सबको फोन मिला रहे थे सब जगह, तो बहन जी का फोन मिल गया। वो सो रही थी 10 बजे, उसने उठाया नहीं। वो तो सो जा जल्दी 8 बजे। मगर मैं उठी, मैंने देखा फोन आ रहा, तो फिर मैंने फोन किया। हाँ जी नमस्कार, और गलती से वो मैं इधर उधर ट्रांसफर कर रहा था तो मिल गया। तो क्या बात हुई जी? तो कुछ नहीं जी, और मैं तो अब दुखी हूँ, और आपकी दीदी तो मुझे छोड़ के चली गई है परिवार सहित। और मुझे ऐसा क्या बात हुई? ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं जी, कोई बात नहीं, हर ये और मेरी प्रॉपर्टी 2.5-3 करोड़ की है, इसे तो मैं बेच के अपने नाम करके और मैं निकल जाऊंगा हरिद्वार की तरफ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और मैं तो सीधे तलाक के कागज भेजूंगा। बहन जी क्या, लेकिन जी ऐसी बात तो है नहीं, थोड़ी काज से तो बचती नहीं। आप इतने टाइम तक रहे हो आप साथ में, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। तो नहीं जी बस हो गया, बहुत बात हो गई यार, ये हो गया। बस जाते वक्त मैंने तो ये वर्ड कहा कि प्रेम से रहना और सारी ब्राह्मण कुल में करना, इस तरह के वचन ऐसे बोल रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं, जब आप भी हो और वे भी हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं जी मैं तो अपना बस समय काट रहा हूँ, और मैं भी को बेच बाच के, यहाँ मेरी खूब बेइज्जती हो गई है। उन्होंने मेरे बाप को, मेरी माँ को पता नहीं क्या क्या कह के यहाँ से निकली है, और ये बात उनसे बहन जी कह लेगी थी, हाथ से थाली बजती नहीं, अब तक साथ ही थे आप। ये बात है। कुल मिलाकर देखिए, ये होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो बातचीत के अंदर जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ मौके का फायदा उठाकर ये लोग कुछ ना कुछ झूठ फैलाते हैं। और हमारे पास क्योंकि नमस्कार इंडिया है साहब, हमने कहा था ना अशोक शर्मा जी वाले के, हमारे पास जिन महिला के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी है नमस्कार इंडिया के पास। कल के अंक में आपको वो वाली रिकॉर्डिंग भी सुनी आएंगे, और गौर कीजिएगा, मिलाइएगा इनसे, क्या एक शब्द भी झूठ बोल एक मिलता है इन बातों से? ये प्यादा केवल और केवल मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहा। अब शुक्र मनाइए कि किस प्रकार का संदेश इस प्यादे ने, शकुनियों के इस प्यादे ने पहुंचाया होगा, किस प्रकार का जहर घोल लेने की कोशिश शकुनियों के इस प्यादे ने की होगी। और हम इस दौरान जो बातचीत चल रही है, जो स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसके बाद में भी इस प्यादे ने गलती से गलत नंबर सोचकर किन्हीं कारणों से जो लिखते रहे ये साहब, तो उसके भी हम वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। उन्हें तब तक ये नहीं पता था कि ये संदेश, ये रिकॉर्डिंग गलत जगह जा पा रही। हो सकता है कुछ मूड में रहे, हम इसीलिए कहते हैं सदैव सावधान रहिए ऐसे लोग, क्योंकि ये लोग होते हैं जो बीच में कुछ ना कुछ गलत फहमियां पैदा करते हैं। यही लोग होते हैं कि जो मौके का गलत फायदा उठा के और ज्यादा खाई बनाते हैं, दरारें डालते हैं। ध्यान रखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये नमस्कार इंडिया है साहब, ये एक एक शकुन की अभी तस्वीर बाकी है, बेफिक्र रहिए। वो कहते हैं ना, अभी तो चंद लफ्जों में समेटा है मैंने तुझे, अभी तो तेरी पूरी तस्वीर बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है साहब।
कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इससे थोड़ा सा आगे। राजनीतिक सरगर्मी, आपको पता ही है कि इस समय जो सबसे ज्यादा भगदड़ का दौर है वो भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश यूनिट में। और वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में अब दारा सिंह चौहान, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे वहां पर, उनका त्यागपत्र और समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो। यद्यपि मैं आपको जानकारी देता चलूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध अब गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया, उनके ऊपर एक 7 साल पुराना केस था, उसके संदर्भ में। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जब वहां से चल दिए तो अभी तक ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी क्यों संभाले, क्यों सहेज कर रखे हुए, और अब जाते ही ये सारी, हालांकि नाम कोर्ट का लिया जाता है कि जी एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ समन। अब इस समय सबको सारी स्थितियां पता है, सब चाहे कुछ भी कहिए, बेशक बहुत से लोग कह सकते हैं कि भैया कोर्ट का अपमान कर रहे हैं फलाना ढिकना, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ कोर्ट का नामों का भी, या कोर्ट के कार्यों का भी, या कोर्ट की गतिविधियों का भी दुरुपयोग किया जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, किसी को चीज जमे अथवा ना जमे। और मैं एक चीज और बता दूं, अभी भगदड़ का दौर जारी है, अभी कुछ और उम्मीद है कि और भी लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और समाजवादी पार्टी या कहीं, अब कहीं और का तो और कोई चांस बनता नहीं है, सीधी सी बात तो ये। क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो अपना ही दम नहीं, जो उनके 7 विधायक चुने गए थे उसमें से 4 तो जा चुके हैं, शायद 3 ही विधायक बामुश्किल कांग्रेस के पास बचे। और कांग्रेस वैसे भी आपको पता है कि एक तरीके से वॉक ओवर दे चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई हम बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, आदि आदि। कुल मिलाकर क्योंकि दम नहीं है, हमने पहले भी कहा था, वो प्रियंका गांधी कितना आए जाए शोर मचाएं, स्कूटी फ्री देंगे, आदि आदि जो कुछ भी है, हमने तब भी कहा था जब ये लोग लखीमपुर और कहीं कहीं जा रहे थे कि क्या ये इस टेम्पो को, इस माहौल को बरकरार रख पाने में सफल होंगी प्रियंका गांधी? नहीं। और यही फिर दिक्कत है कि धीरे धीरे कांग्रेस का जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो खिसक गया है। और एक चीज आप गौर कीजिएगा, बेशक इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ब्राह्मण बहुत खुश थे कि भाई ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाई जा रही है, ब्राह्मणों के लिए किया जा रहा है, ब्राह्मणों पर निशाना लगाया जा रहा है, ब्राह्मणों पर नजर रखी जा रही है, इस बार ब्राह्मण वोटों को बड़ा सम्मान मिला जा रहा है। लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण निर्णायक वोट है? क्या वो कई क्षमता रखते हैं परिणाम को परिवर्तित करने की, या परिणाम में परिवर्तन लाने की? शायद नहीं। सच्चाई ये है कि बेशक ऊपर से ब्राह्मणों का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन वास्तविक निशाना जो है, या वास्तविक निशाने पर जो है, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। वास्तविकता यही है। ठीक है कि इस बार जैसे पिछली बार 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबको साथ कर चली थी, सारे जातिगत समीकरणों को तरीके से बिठाकर चली थी। इस बार वही सब कुछ समाजवादी पार्टी का। समय की बात है, ठीक है, अगर कुछ सीख कर आगे बढ़ा जाए तो उसके अंदर कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बेशक बड़े बड़े सम्मेलन, परशुराम जी की मूर्ति आदि आदि नाम से ब्राह्मण बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में निर्णायक वोट नहीं है। वोट सारी चाहिए, चाहे 2% हो या 5% हो या 8% हो, सब राजनीतिक दलों को चाहिए, लेकिन जो वास्तविक निशाने पर है, जिनकी वास्तव में आवश्यकता है, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा है। विश्लेषण करके देख लीजिएगा। चलिए अब आगे आपको और एक जानकारी दे देता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, उससे आगे चले पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भी जो राजनीतिक पारा है, जो सियासत का पारा है, वो वहां पर भी चढ़ने लगा है। आज जो 22 संगठन थे किसानों को, उन्होंने एक पार्टी बनाई, संयुक्त समाज पार्टी नाम से। उन्होंने 10 उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिए, और मतलब पहली सूची अभी उन्होंने जारी की है। और क्योंकि 117 सीटों पर चुनाव है, तो बाकी 107 तो प्रत्याशियों के नामों की स्क्रीनिंग पर भी कमेटी के अंदर विचार चल रहा है, और जल्दी ही घोषित कर दिए जाएंगे उनके नाम भी, ये भी आप गौर कीजिएगा। और आपको सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो है कि समराला से जो इनके जो किसानों के वरिष्ठ नेता हैं, बलबीर सिंह राजेवाल,
उनका नाम भी जो आज की सूची जारी हुई है वो उसके अंदर सम्मिलित है। समराला से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है राज्यवर्धन साहब। तो ये सब अब देखते हैं आगे आगे। अभी राजनीतिक, हालांकि अभी बेफिक्र रहिएगा, अभी उत्तराखंड की बातें, अभी खबरें बाकी हैं उत्तराखंड की, और उसके थोड़े समय बाद दिल्ली के अंदर भी उठापटक चलेगी। केजरीवाल ने हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा भी है कि भाई हमने कोई टिकट बेची हो, इसको साबित कर, मैं आगे तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। कहा दिया जिस प्रकार की भी बातें चलती रहे दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि इन चुनावों को तुरंत पश्चात ही, जो ये विधानसभा चुनाव हैं उनके तुरंत पश्चात ही दिल्ली में एमसीडी की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में 272 सीटें होती हैं। वहां पर भी, यहाँ पर भी कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कहीं ना कहीं, बची कांग्रेस किसी रेस में है। लेकिन देखिए कभी कभी वही है ना कि इस समय पे चुनाव आयोग भी कोई निर्णय नहीं ले रहा है। आपको भी मालूम हो कि वीआरएस लिए है एक आईपीएस अधिकारी, असीम अरुण साहब, और उन्होंने वर्दी में ही वीआरएस के लिए अप्लाई किया था और वर्दी के अंदर ही उन्होंने एक अपील जारी कर दिया। और हालांकि इस हिसाब से ये आदर्श चुनाव संहिता जो है उसका उल्लंघन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? ना, नहीं लेगा। कम से कम कोई लोग दिखावे के लिए कुछ कर दे, एक अलग विषय, लेकिन कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लिया जाए। को मैं धर्म और नैतिकता का प्रतीक मानता हूं। दूसरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो विधि के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा संविधान और सारी विधि का सृजन किया गया है। तो जो भी हम कार्य करें वो धर्म संगत हो, विधि के अनुसार हो और पूरी शक्ति के साथ, यानी सरदार पटेल लौह पुरुष के अंदर जो शक्ति थी, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर आ सकेंगी तो हम एक बहुत अच्छे पुलिसकर्मी बनेंगे, बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि पुलिस की नौकरी में तरह तरह के दबाव आते हैं, हमेशा बचेंगे। और मैं कामना करता हूँ कि ये ईश्वर आपको हमेशा इतनी शक्ति दें कि आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही काम करें। और यही कुछ अगर दूसरे संदर्भ में होता, अब तक ना जाने क्या क्या हो गया होता। और याद कीजिएगा जो पिछला, आपको भी याद होगा जब गुजरात में चुनाव हुए थे, बाकी स्टेट्स के चुनाव अनाउंस कर दिए थे, लेकिन गुजरात को 12-15 दिन के बाद में वहां पे अनाउंस किए थे, क्योंकि मोदी जी को कुछ चीजों की वहां पर अनाउंसमेंट करनी थी। और किस प्रकार जो यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि गुजरात के ऑर्डर से आए थे, किसी समय नरेंद्र मोदी जी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे वहां पर मुख्यमंत्री सुखाल के अंदर, किस प्रकार यहाँ आम आदमी पार्टी के एमएलए को अयोग्य घोषित करके गए थे। लेकिन वो बात अलग है कि बाद में कोर्ट का निर्णय कुछ और प्रकार का आया। खैर, तो ये सब चीजें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए राजनीतिक दौर है, चुनावों का दौर है, बहुत सारे उल्टे सीधे बयान आएंगे, कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को गरमाने के लिए, कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों को गरमाने के लिए, आदि आदि, मतलब राजनीतिक बयानबाजी भी होंगी, धार्मिक उससे ज्यादा होंगी, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। लेकिन मुझे और आपको सावधान रहना है। मेन स्ट्रीम मीडिया से आप किसी प्रकार की उम्मीद नहीं कीजिए कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, भूल जाइए। इसलिए ये कर्तव्य हमारा है और आपका भी कि हम आपसी भाईचारे को किसी भी तरीके से ना बने। आपसी भाईचारा हम लोगों का बना रहना चाहिए हमेशा। हम इसी ही हिंदुस्तान के लोग हैं, हम इसी मिट्टी के लोग हैं। अगर कुछ चंद हिंदू वोटों की खातिर चंद लोग कुछ घटिया या अनर्गल बातें कर दें, तो ना तो हमें उनसे अपना मानसिक संतुलन खराब करना है, और चाहे चंद मुस्लिम वोटों के लिए कुछ मुस्लिम लोग उल्टी सीधी बात कह दें, वहां अरे गंगा जमुनी तहजीब ऐसे ही नहीं कही। बहुत से लोग इस संदर्भ में ना जाने क्या क्या कहते हैं। हमारा प्यार इसी तरीके से बना है। एक वीडियो आ रहा है मेरे पास, और उसमें देखिए किस प्रकार अपील की जा रही है कि हम प्रण लेते हैं कि हम केवल हिंदुओं से ही सामान खरीदेंगे, किसी मुस्लिम से नहीं खरीदेंगे। क्या इस भारत को हम कहां लेकर जा रहे हैं?
आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज दिनांक 5/1/2022 को ग्राम कुंडी कला में आम सभा कर यह सर्वसम्मति से हम सभी यह निर्णय लेते हैं जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। भारत माता की जय। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाथ उठा करके बोलेंगे, मुट्ठी बांध कर बोलेंगे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसी प्रकार का वो भी होता है। कुछ लोग करते हैं संगठन कि हम प्रण लेते हैं, हम किसी देवी देवता को अपना नहीं मानेंगे, राम को भगवान नहीं मानेंगे, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार की अपील हो रही है कि हम गैर मुस्लिम से हम सामान नहीं खरीदेंगे। भैया क्यों आप सरकारें कोई एक्शन नहीं लेंगी। ये एक्शन तो मुझे और आपको लेना है, अपने मन से लेना है। ठीक है ना? है बाहर निकले, क्योंकि इस समय अभी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं। 27,000 से ऊपर आज केस हैं दिल्ली के अंदर। सावधान, हम बार बार अपील कर रहे हैं, प्रयास करें बाहर ना निकले, लेकिन क्योंकि रोजी रोटी की तलाश में हमें निकलना पड़ता है। अब और ज्यादा हालात खराब है, क्योंकि शनिवार इतवार को वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लोग रोटी को तरस जाते हैं, काम के लिए तो लोग परेशान हैं ही। फिर भी बाहर निकले तो कृपया करके भीड़ से बचे जहां तक संभव हो, और वो भी नहीं बच सकते, मैं मानता हूं बस स्टैंड पर जाएंगे, कहीं और जाएंगे, भीड़ में से गुजरना ही पड़ता। मास्क यहां से और यहां तक लगातार रखें। सर्दी पड़ रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कपड़े तरीके से पहने, मौसम बदल रहा है, लोगों को बुखार आ रहा है, खांसियां हो रही है। मेरा निवेदन, ये जो भी आपके देसी फॉर्मूले हैं उनको भी आजमाते रहें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। हालांकि आज के समय में बड़ी दिक्कत है कि लोग टेस्ट कराने से इसलिए बच रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने टेस्ट करा लिया तो हमें कहीं ना कहीं कोरोना बता ही दिया जाएगा। ये भी एक भयंकर प्रचलन आया इस समय। ये भी लोगों के अंदर बात भयंकर रूप से लोगों के मन और मस्तिष्क के अंदर घुस गई है। इस पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में इसमें कोई रत्ती भर सच्चाई है या केवल अफवाह। हालांकि ऊपर से तो अफवाह ही कह दी जाएगी, लेकिन जरा सोचिए। तो स्वास्थ्य का रखें ध्यान। कल लोहड़ी है, अग्रिम रूप से नमस्कार इंडिया की ओर से लोहड़ी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। Thank you.